बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे बिलावल हाउस के हवाले से। बिलावल हाउस की 2 अरब रुपए की जो करप्शन पकड़ी गई है और नैब ने घेर लिया है बिलावल हाउस को। मामला क्या है, बिलावल हाउस के कौन से बड़े मुल्ज़मान के गिरद घेरा तंग हुआ है और इन्होंने कितना बड़ा हुकूमत के साथ, रियासत के साथ बड़ा फ्रॉड किया और अरबों रुपए की करप्शन की, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिलावल ज़रदारी ने आज हुकूमत पर हमला किया है और कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। हालांकि जब दूसरी लहर कोरोना की उठी थी उस वक्त यही पीडीएम थी, यही बिलावल ज़रदारी थे, यही कराची में जलसे कर रहे थे, यही हैदराबाद और लाड़काना में जलसे कर रहे थे। और आज इनको हुकूमत पर तनकीद के लिए अगर कोई और इशू नहीं मिला तो दोबारा हुकूमत पर जो है वो कोरोना एसओपीज़ को लेकर इन्होंने तनकीद करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ख़ुद ही फ़ौज के पाँव भी पड़े हैं और फ़ौज से रहम की भीख भी मांगी है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब केस में सीनियर कानूनदान आबिद हसन मिंटो साहब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं। आबिद हसन मिंटो साहब मेन जो दावा था और जो दरख्वास्त थी उसमें फ़रीक भी थे। उन्होंने दरख्वास्त देकर अपने आप को फ़रीक बनवाया था इस केस के अंदर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी उसका तहरीरी जवाब जमा करवाते हुए और अपनी तहरीरी बहस जमा करवाते हुए अदालत से ये कहा है कि जो पैराग्राफ है जिसमें एफबीआर को मामला भिजवाया गया है उसको खारिज किया जाए, वो कानून के मुताबिक नहीं है, उसको कलअदम करार दिया जाए। और एफबीआर को जो मामला भेजना या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रेफ़र करना या उनको रिकमेंड करना, ये कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया। जब काजी फैज़ ईसा और उसकी बीवी और काजी फैज़ ईसा की बीवी और बच्चे मेन केस में फ़रीक नहीं हैं तो उनके हवाले से डायरेक्शन नहीं की जा सकती। और जब जो वो रेफरेंस है वो कलअदम हो जाता है तो रेफरेंस कलअदम हो जाने के बाद काजी फैज़ ईसा साहब या उसकी बीवी बच्चों के ख़िलाफ़ मज़ीद तहकीकात नहीं हो सकती। ये सारे का सारा जो मामला है इसको खारिज होना चाहिए और काजी फैज़ ईसा साहब को रिलीफ़ मिलना चाहिए और उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उनको मंजूर होना चाहिए। और वो जो पैराग्राफ है उनको अपने जो ऑर्डर है या जो जजमेंट है उसमें से हज़फ करना चाहिए। ये आबिद हसन मिंटो साहब ने अपने तहरीरी आर्गूमेंट्स अदालत में पेश कर दिए हैं। क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब केस में कल सोमवार को इस पर फ़ाइनल बहस हो रही है और मेरे ख़्याल में कल या परसों ये मामला फाइनली का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फ़ैसला आएगा। अब ये फ़ैसला, ये जो अप्रैल का महीना है, ये काजी फैज़ ईसा साहब के लिए क्या चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि जो ज़राए ये कहते हैं कि एफबीआर की रिपोर्ट जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी के पास जमा है वो इतनी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें इतने बड़े बड़े इंकशाफात हैं कि ना काजी फैज़ ईसा साहब के बचने का कोई चांस है, ना ही उनकी फ़ैमिली के बचने का कोई चांस है। और यही वजह है कि वो सारे के सारे जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, वो सहाफ़त के हों या वो बार कौंसल्स के उन सारों को अपने साथ खड़ा करके वो बचना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या फ़ैसला देती है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि बिलावल ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिलावल ज़रदारी ने कहा है कि हम तो पहले कह रहे थे कि सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक इस मुल्क में ये कोरोना का जो मामला है ये हल नहीं हो सकेगा। आपको याद होगा जब कोरोना का मामला पहले जो पहला इसकी लहर थी उसमें भी जो ज़रदारी एंड कंपनी थी या ये जो लिफाफा सहाफ़ी थे, इनका एक ही मुतालबा था कि मुल्क में वो लॉकडाउन हो कि कोई घर से बाहर भी ना निकल सके और पूरा सिस्टम जैम हो जाए और पूरा सिस्टम बिल्कुल रुक जाए। और एक तरह से पूरे मुल्क में ये चाहते थे कि एमरजेंसी की कैफियत या हालात बना दिए जाएं या पैदा कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले दिन से ये मानना था कि ये मसले का हल नहीं है। हमारे मुल्क में जो अक्सरियत है वो गरीबों की है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पूरा दिन घर बैठ जाएं। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी और जिस तरीके से लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन और फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन, और उससे हम पहली 2 लहरों से, जो कोरोना की 2 लहरें थी, उससे हम बड़ी ही खुशकिस्मती से और बड़ी हिकमत अमली से निकल आए। अब तीसरी लहर है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएगा और हम इस मुसीबत से भी निकल आएंगे। लेकिन ये जो बिलावल माफिया है, इनसे कोई पूछे कि जब दूसरी लहर थी और आप मुल्तान में जलसे कर रहे थे और आपकी बहन आकर वहाँ पर ख़िताब करती थी, जब बिलावल ज़रदारी ख़ुद कोरोना की वजह से क्वारंटाइन में थे, करंतना में थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि उन्होंने अपनी बहन को भेजकर मुल्तान में जलसा करवाया था और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी का जलसा था। बड़ा इनको मना किया गया था कि कोरोना के हालात ख़राब हैं, लेकिन ये बाज नहीं आए थे। जब लाड़काना में इनका जलसा हुआ था तब भी कोरोना अपने अरूज पर था, जब गुजरांवाला में इनका जलसा हुआ तब भी कोरोना अपने अरूज पर था। तब इनको ना लॉकडाउन याद था, तब इनको, और ये दूसरी लहर वो ही लहर थी जिसमें सिंध हुकूमत कोई लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहती थी, सिंध हुकूमत कोई पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त इनका हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चल रही थी और ये उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते थे। हालांकि जो पहली लहर थी उसमें सिंध हुकूमत रोज़ रोती थी, रोज़ गलत अदाद व शुमार देती थी, सिर्फ फंड्स इकट्ठे करने के लिए, सिर्फ ब्लैकमेल और हाईजैक करने के लिए सारे के सारे मामले को। अब दोबारा उन्होंने ये ब्लेम गेम शुरू कर दी है, लेकिन अब अवाम इनकी बात में आने वाले नहीं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो नसीहत है उसके ऊपर अमल करते हुए थोड़ी सी भी केयर कर ली तो हम इंशाअल्लाह इस मुसीबत से भी बहुत जल्द निकल जाएंगे। लेकिन वही सिंध हुकूमत जो आज तक हर काम में, जब सैलाब का मामला था और कराची में पानी आ गया था और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौज को ये कहा था कि आप इस मामले में हेल्प करें, उस वक्त उन्होंने सवालात उठाए थे कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, सारे का सारा तो वही कर रहे हैं। तो अब जब कोरोना की वजह से हालात आए हैं तो ख़ुद सिंध हुकूमत वजारत दाखिला को ख़त लिख रही है कि सिंध में भी फ़ौज तैनात की जाए। ये किस लिए कहा जा रहा है? ये इसलिए कि अब मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं और जब इनको ज़रूरत होती है तो उसी फ़ौज के ये पाँव पड़ जाते हैं। अब अगर जब ये बातें तो बहुत करते हैं कि फ़ौज का काम है इनके जो इलाके हैं या इनके शहर हैं वहाँ SOPs पर अमल दरामद करवाना या वहाँ से पानी निकालना या सैलाब की सूरत हाल से निपटना या वेलफेयर की कार्रवाइयाँ करना, जब इनको अपनी ज़रूरत होती है ये फ़ौज के लिए पाँव पड़ जाते हैं और जब इनको मौका मिलता है तो ये फ़ौज को गालियाँ भी देते हैं, बदनाम भी करते हैं और फ़ौज को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है नैब के, जो नैब ने बड़ी कार्रवाई की है और ये बिलावल हाउस के दो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई है। एक MPA है मीर नादिर मगसी और एक MNA है मीर आमिर मगसी। ये इन दो बड़े रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है और नैब की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं इनके ख़िलाफ़ करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और 2008 से 2013 तक कंबर शहदाद कोर्ट की तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड तलब किया है कि उसमें इन लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की है। नैब ज़राए ने यह कहा है कि मीर नादिर मगसी ने कंबर शहदाद कोर्ट के मंसूबों में 2 अरब रुपए झल मगसी मुंतकिल करवाए। अपने इलाके में जो कंबर शहदाद कोर्ट का तरक्याती स्कीमों का कोटा था वो इन्होंने झल मगसी भिजवाया। अब अंदाज़ा लगाएं 2008 से 13 तक 2 अरब रुपए, जब उस वक्त हमारा जो हमारा 1 रुपया है वो इतना भी नीचे नहीं गया था, कितनी बड़ी रकम थी। और वो आपको ना कंबर शहदाद कोर्ट में कोई तरक्की नज़र आएगी ना झल मगसी आएगी। मामला क्या है कि तरक्याती स्कीमों के नाम पर ये पैसे लेते थे, तरक्याती स्कीमों के नाम पर पैसे लेके आगे अपने मनपसंद ठेकेदारों को वो पैसे ट्रांसफ़र होते थे, वो भी इनके कमीशन खोर होते थे। और वो जब ठेकेदारों को पैसे जाते थे तो पैसे दोबारा जो है वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए चले जाते थे। बिलावल हाउस क्योंकि 2 अरब रुपए किसी MNA या MPO को तो बिलावल अकेले नहीं खाने देता या आसिफ जरदारी नहीं खाने देता। इनको अगर 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, कुछ ठेकेदारों को मिल गया, कुछ मुराद अली शाह की जेब में चला गया और बाकी बड़ा हिस्सा चला जाता था बिलावल हाउस। और ये सारी कौम जानती है कि सिंध में करप्शन जहाँ से शुरू होती है इख्तिताम उसका बिलावल हाउस में ही होता है और वो बिलावल हाउस ही पूरी करप्शन का गढ़ बन चुका है। और सारी जो रिकवरियाँ हैं या जो चोर माल है मसरूक़ का है वो सारे का सारा बिलावल हाउस ही पहुँचता रहा है। इसमें यह बताया गया है कि 2010 में सैलाब से तबाह सड़कों के ठेके बिलावल शेख और दीगर ठेकेदारों को दिए गए। नैब ने DC कंबर शहदाद कोर्ट से 2008 से 2013 तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और नैब ने यह सवाल किया है कि 2008 से 2013 तक मज़ीद 850 मिलियन रुपए शहर के लिए आए, वो कहाँ गए? ये 2 अरब के अलावा 850 मिलियन मज़ीद शहर के लिए आए और ये वो सैलाब ज़दगान जब सड़कें टूट गई थी, रोड टूट गए थे, उनकी जो है वो तामीर के लिए ये पैसे भेजे गए थे जो इन्होंने जाली अकाउंट्स के ज़रिए बिलावल हाउस भिजवाए।
नैब ने नोटिस जारी करते हुए 29 अप्रैल के लिए जो डीसी कंबर शहदाद कोर्ट है उनको कहा है कि वो खुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए ये सारा रिकॉर्ड जमा करवाएं। और उसमें यह कहा गया कि हमने इन 2 मेंबरान असम्बली के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी हैं और उसमें हमारे इल्म में आया है कि कंबर शहदाद कोर्ट में इतना बड़ा घपला और करप्शन की गई है, तो उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है डीसी कंबर शहदाद से। और उनसे कहा है कि जो ठेकेदारों को भी इस मामले में तलब किया गया है जिनको ठेके फराहम किए गए थे, और उनकी सारी की सारी डिटेल्स भी तलब कर ली हैं। नैब ने सवाल किया है कि कंबर शहदाद कोर्ट का जो 2 अरब रुपए का तरक्याती फ़ंड वो झल मगसी कैसे मुंतकिल हुआ, अरबों रुपए का तरक्याती फ़ंड्स क्या कहाँ इस्तेमाल हुआ, इस सब की तफसील भी फराम की जाए। नैब का ये कहना है कि प्रैक्टिकली फ़िज़िकली ना कंबर शहदाद कोर्ट में वो फ़ंड इस्तेमाल हुआ है, ना झल मगसी इस्तेमाल हुआ है, वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए वो कहीं और गया है और वो और बिलावल हाउस है। अब इन 2 बड़े रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई नैब सखर ने शुरू कर दी है। 29 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बड़े चोर हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह बड़ी रिकवरी होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।